अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम साथ करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल से प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं। ताहिर ने निगाह फैली हुई गर्म रेत की शिकन आलूद चादर को इसने बेहद तशवीश और फिक्रमंदी से देखा था। उसे अपने सफ़र की ठीक आधे घंटे बाद ही अंदाज़ा हो गया था कि वो रास्ता भूल गया है, और सहरा में रास्ता भूलने का मतलब मौत था, क्योंकि यहाँ ना तो सड़कें थीं, ना ही साइन बोर्ड जिनसे वो अपनी सिमत को दुरुस्त तयन कर सकता था। मज़ीद दूर दूर तक किसी ज़ी रुख के आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे कि जिससे रास्ता मालूम किया जा सकता। गुस्से से जीप को ज़ोरदार ठोकर रसीद की तो जवाबन खुद ही तिलमिला कर रह गया। ये जीप को अभी अभी ख़राब होना था। सा सावन ने स्टूपिड को कहा था, अभी भी को कहा भी था कि अच्छी तरह तेल पानी इंजन देख लेना। न जाने क्या खराबी होगी, और इस आग बरसाने सूरज को मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा कि जीप भी रोस्ट होने वाली है, अंदर भी नहीं बैठ सकता। किसी की गैबी मदद का इंतज़ार फजूल है। सामा शाह नवाज और अल्लाह के नाम से लेकर चल पड़ो, हो सकता है कोई काफ़िला कोई बस्ती मिल ही जाए। उसने पानी की बोतल को मताए हयात की तरह सीने से लगाते हुए फास्ट से फैसला किया, और कैब को मज़ीद आंखों के आगे झुकाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। रेत में पाँव धंस जाते तो पूरा जोर मगर अगला कदम उठाना पड़ता था। मज़ीद सर पर सवाने से कि चमकता सूरज वो खुद को इस वक्त शदीद बेबसी और अजियत में महसूस कर रहा था। सुबह प्रोग्राम बनाते हुए और तितरों और बटेरों के लजीज रोज़ के तस्वुर के साथ ज़रा भी ऐसी हौलनाक सिचुएशन का अंदाज़ा होता तो कभी इधर का रुख भी ना करता। पहली बार तो शिकार के लिए नहीं आया था, पहली भी राफे और तला के साथ इस सहरा में शिकार के लिए आता रहता था, मगर आज वो तीनों ही हैदराबाद आ रहे थे। ऑफ़र तो उसे भी थी, मगर वो आराम ले मूड में था। आराम के मूड में था। मगर सुबह 10 बजे जब सावन नाश्ते लेकर आया तो उसने इतला दी कि आज आसमान पर बादल के कुछ टुकड़े मौजूद हैं और हवा भी चल रही है, जिसका मतलब आज शिकार आसानी से मिल सकता है। और जो उसी मकसद के लिए कराची से यहाँ इतनी दूर इस गर्म मौसम में आया था, इतना अच्छा मौका कैसे गवा सकता था। सो फ़ौरन ही शिकार का प्रोग्राम बना डाला। सावन को तमाम तैयारी मुकम्मल करना का कहा कहकर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया था, और फिर सावल के बेहद इसरार के बावजूद अकेला निकल आया था। मुझे सावल को लेकर आना चाहिए था, वो यहाँ का रहाइश है, बचपन से यहाँ के तमाम रास्तों को जानता है। उसके आस पास सिवाय पछताने के इसके पास सिवाय पछताने के कोई सूरत न थी। प्यास की शिद्दत से बिल्कुल सूख गए थे। उसने चंद घूंट पानी से अपने सूखे हल्क और ज़ुबान को तर किया, मगर आग थी कि भरती जा रही थी। उसने रुक कर ऊपर आसमान को देखा। बादलों के वो टुकड़े जो चलते वक्त सावर ने दिखाए थे, न जाने कहाँ गायब हो गए थे। और जोइला फ़ारूकी जो 5 स्टार होटल के एसी हॉल में बैठकर थड़ के हम कहत सदा इलाकों के बारे में मीटिंग्स करती है, उनके बारे में सोशल वर्क के प्रोग्राम बनाती है। उसे क्या मालूम था, मालूम थर क्या है और थर का कहत का हिसाब क्या है। तुम जलते हो मेरे कामों से, तुम्हें तनकीद की बहुत बुरी आदत लायक है। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए सोच विचार करते हैं। वो उसकी बातों पर बुरी तरह तप जाती थी। हाँ, मिसल वाटर पीते हुए थर में पानी की किल्लत के बारे में सोचना हर शख्स का काम थोड़ी था। वो मशक से सच की तेज़ चला देता, रद्द अमल देखे बगैर। ख्वाह मसल वाटर पाइप पीते हुए या सोने का पानी पीते हुए। सोचते तो हैं ना तुम जैसे लोग जो कारोबारी और दो पाँच करने वाले। तुम क्या जानो सोशल वर्क? अरे ज़ुवेला बेगम, किसी बस्ती में जाकर चंद हज़ार के कपड़े कंबल बच्चों के डिप्टी बांटने से तुम्हें इंसानी हकूक़ कमीशन की चेयरमैन नहीं बन जाओगी। इंसानी हकूक़ क्या है, कैसे हल होंगे, क्या इक़दामात किए जा सकते हैं, ये तुम्हारी सो कॉल्ड NGOs की बस का काम नहीं है। उसामा, शट योर माउथ। अब अगर तुमने हमारी NGOs के बारे में मज़ीद कुछ कहा तो मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो इसकी इतनी डांट फटकार के बावजूद बेहद मज़े से सोफ़े पर सारे कुशन इर्द गिर्द समेटे बैठा हंस देता। वैसे ज़वीना, ये कल की मीटिंग में कितनी ऐड मंजूर की है? फॉरेन मिनिस्टर
फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ इंग्लैंड ने उसने सब कुछ भुलाए राजदारी से यूं उसकी तरफ झुककर पूछा जैसे उसके करीबी दोस्त कोई और ना हो। हाँ, 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया है उन्होंने और 50 लाख रुपया तो कल ही दे गए हैं। उसने फ़ख्र से अपनी कारकर्दगी सुनाई थी। उसका मायने खेस लहजा समझ ही नहीं सकी। उसका मतलब दुबई में शॉपिंग पक्की? वो खासा पुरजोश हुआ। जवीना ने हैरानी से उसे देखा। दुबई शॉपिंग कौन जा रहा है? तुम सब मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, आखिर को इतनी बड़ी रकम में से आपको अपनी मेहनत का भी तो सिला लेने का हक है ना। है ना, सारा सारा दिन एसी वाली गाड़ी में इंसानी हकूक बांटना, तकरीरें तैयार करना, सेमिनार्स, किसी 5 स्टार 4 स्टार होटल का खर्च, फिर सबसे बढ़कर चीफ गेस्ट का हसूल और इससे भी ज़्यादा मेहनत तलब एड मंजूर करवाना। तो आखिर इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद इतना हक तो बनता है ना तुम लोगों का। वो पिछली दफ़ा सिंगापुर का गए थे ना तुम लोग। इस दफ़ा उसने बात अधूरी छोड़कर फ़ौरन ही 2-3 क्वेश्चन अपने चेहरे के आगे ढाल बना लिए थे कि ज़वेरा के इस तमाम तर चालाकी और तंज को समझ गई थी। और उसके हाथ में थमा पतील का फ्लाइंग हॉर्स वो देख चुका था। निकल जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से। आइंदा मुझसे बात मत करना। और मेरे घर में कदम यकदम वो तमाम क्वेश्चन फेंक कर उसके सामने तन गया था। ये घर तुम्हारा नहीं है मोहतरमा, ये मेरे घर मेरे मामू का है। और मामू अपने लाडले इकलौते भांजे को आने से मना नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारा घर वो होगा जहाँ एक ददद मजलूम लाचार शोहर का नाम की बेबस चीज़ और 6-7 बच्चे होंगे। वहाँ तुम मुझे बेशक असामा घटिया इंसान, मैं तुम्हारा ज़वेरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। और अब मज़ीद यहाँ रुकना खुद अपनी मौत का दावा देना था। सो वो उसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही वहाँ से भाग गया था, मगर दरवाजे में रुक कर उसे खुदा हाफिज़ कहने नहीं भूला था। और चौबन वो गुस्से से मिठियाँ भींचती फंकार कर रह गई थी। ये ज़बीला भी बस वो खुद ही सब वो सोचते हुए मुस्कुराया था। और इन ही सोचों में गुम होकर कुछ देर तो वो इससे तपते सहरा का सफ़र भी भूल गया था। उसने रुक कर अपने कलर ग्लासेस उतार कर साफ़ किए थे। आँखों में को रुमाल से पोंछा। गर्म रेत जैसे आँखों में भी घुस गई थी। दोबारा ग्लासेस लगाकर उसने सामने देखा तो ठिठक कर रह गया। अरे बेसाख्ता मुँह से निकला था मंज़र ही ऐसा था। उसे इस वीराने में जहाँ दूर-दूर तक किसी के भी मिलने का उम्मीद न थी, सामने से 2 ऊँट 4 अफ़राद आते दिखाई दे रहे थे। उसने आँखें झपक-झपक कर देखा। धुंधलाए हुए से मंज़र ने वाज़ा शक्ल इख्तियार कर ली थी। यकदम ही उसे अपने अंदर ही बेपनाह तवानाई दौड़ती महसूस हुई थी। कदमों में जैसे जान आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग भी उसे देख कर रुक गए थे, हैरत ज़दा से उसका हुलिया और इस जगह का मौजूदगी। मैं रास्ता भूल गया हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊँ। आप मेरी मदद कर दें। इसकी बात सुनकर उनकी नकील थामे बूढ़े से शख्स ने कुछ न समझे से अंदाजे में पीछे वाले लड़के को देखा और मकामी ज़ुबान में उससे कुछ कहा था। शायद वो उर्दू नहीं जानता था। साईं, हम तुम्हारी क्या मदद करें? तांबे की तरह स्याह रंगत, कमज़ोर जिस्म और पाँव में प्लास्टिक के पर उसने बगौर उसका जायज़ा लिया था। मुझे सही रास्ता मालूम नहीं है हो रहा। मुझे नवाज़ सचल गोट जाना है। मेरी जीप भी रास्ते में ख़राब हो गई है। उसे तफसील से बताया। नवाज़ सचल गोट वो तो बहुत दूर है साईं। आप तो दूसरी तरफ से निकल आए हैं। ऐसा करते हैं कि हम अपने लोगों को गूट में छोड़ देंगे, फिर तुम्हारे साथ जाएंगे। ये हमारे घर वाले हैं। है ना, उसने ऊँटों पर सवार 2 अदद ख़वातीन और एक बच्चे की तरफ इशारा किया था। बहुत शुक्रिया। हाँ यार चलो। वो उनके साथ ही चल पड़ा था। ये मुकामी ज़ुबान कितनी मीठी ज़ुबान है। और ये लोग चलते चलते उस मुख्तसर काफ़िले को दोबारा बगौर देखा। मर्दों की हालात खासी ख़राब थी। भूख, अफलास, गर्मी, तभी सहूलतों का फकदान। कितनी सख्त ज़िंदगी है इन लोगों की। बेहद तकलीफ और मुश्किल। बाबा बाबा। ऊँट ऊँट पर बैठी औरत एकदम ही चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहने लगी थी। उसने लंबे से घूंघट में अपना चेहरा छुपा रखा था, मगर चूड़ियों से भरी कलाइयाँ और हर कैमरों तक कड़े बखूबी नज़र आ रहे थे। उसकी कोहनियों तक कड़े बखूबी नज़र आता। उसकी बात पर दोनों मर्द परेशान हो गए, एक दूसरे को घबरा कर देखा था। क्या हुआ खैरियत? उसने लड़के से पूछा। साईं, मेरी अम्मा बीमार हैं। इधर कोई डॉक्टर हकीम नहीं है। हम साथ वाले गोट गए थे, मगर वहाँ जाकर पता चला कि हकीम साहब तो शहर गया हुआ है। मायूस वापस आ गए। अपनी सोहनी कह रही है कि माँ की तबीयत बिगड़ गई है। किस कदर लाचार, बेबस और परेशान था वो, ये भी
ज़िंदगी थी इलाज के लिए ना डॉक्टर ना दवाई। साईं यहाँ से 10 कोस दूर एक गोट में सिर्फ़ एक हकीम है, उससे किसी को आराम आ जाता है, किसी को नहीं आता। मजबूरी है, कहाँ जाएँ? हमारे लोग तो इलाज के बगैर ही मर जाते हैं। ऊँट पर बैठी औरत जो तकरीबन सजदे की हालत में थी और जिसे लड़के ने संभाल रखा था, अब हाय हाय कर रही थी। उस लड़के ने मकामी ज़ुबान में ही ज़ोर-ज़ोर से कुछ कहा था, तसल्ली या बहलाओ। बहरहाल अब कराहने की शिद्दत में कमी थी। तुम लोग यहाँ इस वीरान और सहराई ज़मीन से निकल क्यों चाहते हो नहीं चाहते? क्यों इस तरह सिसक सिसक कर जी रहे हो? उसकी बात पर उस नौजवान लड़के ने खासी लंबी आह हाँ की थी। साईं हम कहाँ जाएँ? किधर रहेंगे? हम सारे ख़ानदान को लेकर हमें कोई काम नहीं आता ना, और हमारे पास इतना रोकड़ा भी नहीं है कि इधर शहर जाकर रह लेंगे। हम गरीब लोग इधर मजबूर हैं रहने पर। और साईं बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी ज़मीन, अपने बाप दादा का घर, अपने लोग छोड़ भी नहीं सकते। भूख, अफ़लास, मजबूरी उनके चेहरों पर नोहा कना थी, और वो फिर भी अपनी धरती उस गरम जल सलाने वाली तपती रंगीली ज़मीन को छोड़ने पर तैयार न थे। लाखों करोड़ों के इमदाद दान के नाम से वसूल करके हड़प करने वाली एनजीओज़, और यहाँ आकर देखें तो सही कभी के ये किन हालों में जी रहे हैं। सामर तरकी से सोचा। घास फूस के बने हुए छोटे छोटे गोल टोवे, एक एक आधे कच्ची मिट्टी का बना हुआ कमरा, दुबले पतले अंग धड़ंग बच्चे, नंगे पाँव बैठे पुराने कपड़ों वाली औरतें, ये उनका गोठ था। ये हमारा घर है साईं। वो कच्चे कोठे और कच्ची दीवारों वाले एक छोटे छोटे से घर के सामने रुक गया था। उसका बूढ़ा बाप अपनी खवातीन से मुखातिब था। खालिद खालिद और उसके बाप ने मिलकर बीमार औरत को बमुश्किल ऊँट से उतारा, और बेचारी उस खींचतान में शदीद तकलीफ महसूस करी थी। कराहने की आवाज़ सुनकर खालिद का छोटा भाई शायद सहमी सहमी नज़र हम माँ को देख रहा था। उन्हें देखकर इर्द गिर्द से कई और औरतें भी आ गई थी। तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ है? वो ऊँट की नकील थामे परेशान हाल खालिद से पूछे बिना रहना ही रह सका। अम्मा को बहुत दिनों से बुखार और पेखश लगे हुए हैं। पहले पहले तो त्वचा नहीं थी, ऐसे ही काम में लगी रही, मगर बुखार बढ़ता गया और अब तो सारा सारा दिन बेहोश पड़ी रहती है। पता नहीं बुखार बिगड़ गया है या कुछ और ख़तरनाक बीमारी लग गई है। अगर इजाज़त हो तो मैं देख लूँ। वो डॉक्टर तो नहीं था, मगर बीएससी के बाद सैयद मामू के साथ उनके क्लिनिक पर कुछ माह शौकिया काम किया था, बुखार वगैरह चेक कर लेता था। हाँ, हाँ, सही ज़रूर। क्यों क्यों आप ने बताया ही नहीं आप डॉक्टर हैं? खालिद ने हैरत अमीज़ मसरत से उससे पूछा था। अरे नहीं यार, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत खैर आओ। उसने खालिद की माँ को तफसील से देखा था। उसका बुखार बिगड़ा हुआ लग रहा था। खदशा था कि या टाइफाइड का मर्ज़ा है। वो बेहद कमज़ोर तकलीफ़ में थी। उन्हें फ़ौरन अस्पताल दाखिल करवाना होगा। फ़िलहाल मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं, वो मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम कल उन्हें शहर ले जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जी साईं, बहुत मेहरबानी आपकी। आपके लिए खाने-पीने को क्या मँगवाऊँ? वो इस घर की इकलौती कुर्सी पर बैठा हुआ था, और इर्द-गिर्द नंग-धड़ंग बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही थी। नहीं यार प्लीज़, तकलीफ़ नहीं, बस तुम मुझे घर तक पहुँचा दो। वैसे भी मेरी जीप रास्ते में ख़राब है खड़ी है, और उसका भी तो कुछ करना है। वो खड़ा हो गया। साईं फ़िक्र न करें, मुझे गाड़ी का थोड़ा बहुत काम आता है, मैं जीप ले देख लूँगा आपकी। ज़बरदस्त तो चलें अब ज़बरदस्त तो चलें अब। उसे खालिद की बात से ख़ासी तसल्ली हुई थी। यार गर्मी बहुत सख्त पड़ती है यहाँ। ऊँट के पीछे बैठे हुए मुसलसल हिचकोलों के दरमियान उसने टप टप टपकते पसीने को रुमाल से साफ़ करते हुए गर्मी से कतई लापरवाह बैठे हुए खालिद से कहा। वो खासे ज़ोर से हंसा। साईं, ये गर्मी हमसे और हम इस गर्मी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमारे जिस्मों से जितना पसीना ये निचोड़ सकती है, निचोड़ लिया। अब तो आदी हो गए हैं साईं। बहुत सख्त ज़िंदगी है तुम लोगों की, बहुत सख्त। उसने फ़रागदिली से इतराफ़ किया। उसकी गाड़ी लोहे की तरह तप रही थी। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा तो उँगलियाँ जैसे सिलकते हुए कोयले से टकरा गई थी। सी करके उसने हाथ अपने शर्ट में दबा लिया था, जबकि खालिद ने ना सिर्फ जीप का बोनट खोला हुआ था, बल्कि उस पर झुका कर काम भी करने लगा था। थोड़ी सी कोशिश के बाद जीप स्टार्ट हो गई थी। उसने खालिद को साथ चलने की ऑफ़र की, मगर उसने अपनी माँ की बीमारी की वजह से इनकार कर दिया था। ओके खालिद, कल मैं अपनी जीप लेकर आऊँगा। तुम्हारी मम्मा को शहर डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। फिलहाल ये बुखार और दर्द की गोलियाँ, उनसे उनकी तकलीफ़ ज़रूर कम होगी। वो दवाइयों को ख़ासा शौक साथ रखता था। बुखार, पेट दर्द की दवा, ज़हरीले कीड़ों या सांप से बचाव के इंजेक्शन, क्योंकि दवाई की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, और ठंड में डॉक्टर मिलना मुश्किल है। बिल आखिर वो घर पहुँच ही गया।
یار کمال ہے، دن میں اس صحرا میں اتنی شدید گرمی اور رات کو اتنی ہی ٹھنڈ، ریز شام پڑتے ہی ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی تھی اور 9-10 بجے تک خواص قدرے ٹھنڈی ہوا چلنے پر شروع ہو جاتی تھی کہ کمبل کے بغیر سویا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ارے ارے او ساول کے بچے، یہ کیا اٹھا رکھا ہے تو نے؟ اس نے ساول کے ہاتھ میں تھمی چھڑی پر کوڑیوں والے گز بھر لمبے سانپ کو لٹکے دیکھا تو بے ساختہ کرسی پر چڑھ کر چیخا تھا۔ ساول نے اسے خوف زدہ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ارے سری، یہ مردہ ہے، کچن میں کچھ کھانے آیا تھا، میں نے مار ڈالا۔ ساول کے بچے، پھینکو اسے دور لے جاؤ۔ وہ جھٹڑی سے لے کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سانپ بھی جس وقت دل چاہے جہاں مرضی نکل آتے ہیں۔ سائیں، ہمارے وڈا سائیں، تلا سائیں کے دادا بہت بہادر دلیر تھے، بہت روب والے۔ وہ سانپوں کو پکڑنے کے بڑے ماہر تھے۔ بڑے سے بڑے زہریلے سانپ ان سے بچ نہیں سکتے تھے۔ سانپوں کی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے سائی، ہر کوئی اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکتا، خاص بندے ہی سونگھ سکتے ہیں۔ اور وڈا سائیں اس خوشبو کو سونگھ کر زمین کی کھوج سے بھی سانپ نکال لیتے تھے۔ کیا زمانہ تھا سائیں، وہ بھی حواس کی اس کی باتیں بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ سنا ہے یہاں بہت رونق ہوتی تھی، ساول انکل بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں اب ان کا بہت رعب تھا، اور یہ سارا اتنا بڑا گھوٹ ان کے دادا پردادا کے زمانے سے ہی ان کے انڈر تھا۔ ہاں سائی، یہ حویلی تو بادشاہ کے محل کی طرح رونق والی تھی۔ بیچ والے بڑے کمرے میں وڈا سائیں اور سائیں رہتے تھے۔ دایاں پورشن چھوٹے سائیں غلام حسین ڈنوں کو ملا تھا، اور اوپر علی نواز سچل سائیں رہتے تھے۔ ان کے بچے ادی، فاطمہ اور زینب بھی ادھر ہی رہتی تھی۔ سب مل جل کر ہنسی خوشی رہتے تھے۔ پھر بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ بنا۔ پہلے علی نواز سائیں لاہور چلے گئے، پھر غلام سائیں بھی کراچی شفٹ ہونے کا سوچنے لگے تو وڈا سائیں ان سے ناراض ہو گئے۔ وہ حویلی چھوڑنے پر تیار نہ تھے، اور شاہ نواز سائیں اپنے بابا کے بغیر جانے پر راضی نہ تھے۔ ایک سال اسی بحث و جھگڑے میں گزرا۔ بابا سائیں نے اس حویلی کے ایک اینٹ خود خریدی تھی، بڑے پیار سے بنوایا تھا اسے، اور وہ اسے چھوڑنے اپنی موت سمجھتے تھے۔ اور 1 سال کے اندر ہی بابا سائیں ایسے بیمار ہوئے کہ اسی حویلی میں فوت ہوئے۔ جدائی کا صدمہ ان سے برداشت نہیں ہوا، اپنے لوگوں سے، اپنے بچوں سے، اس کا گھر سے انہیں ایک جیسی محبت تھی۔ وہ کسی ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے، خود ہی دنیا چھوڑ گئے۔ بڑی سائیں بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں، اور صرف 1 ماہ بعد ہی وہ بھی وڈے سائیں کے پاس چلی گئی۔ دونوں میں بہت پیار تھا جی، بس پھر وڈے سائیں کے بعد یہاں کون رہتا؟ فاطمہ اور زینب بھی تو ماں باپ کی وجہ سے ہی حویلی میں تھیں، دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں تھیں۔ غلام حسین نے بہنوں کو اپنے ساتھ کراچی لے جانے پر بہت زور دیا تھا، مگر ان کی خاوند کا کام حیدرآباد سیٹ ہو گیا تھا، اور وہ ادھر چلے گئے، اور یہ حویلی اتنی بڑی عالیشان والی ایسے ویران ہو گئی۔ لوگ وڈا سائیں کو یاد کر کے ابھی بھی روتے ہیں، اور وہ بہت اچھے، نیک دل اور رحم دل وڈیرے تھے۔ ان جیسا تو کوئی نہیں دوبارہ ملا گوٹھ والوں کو۔ اور یہ جو اب وڈیرا سائیں ہے نا، توبہ توبہ، اتنا ظالم بے رحم عیاش، گوٹھ والوں کی تو زندگیاں عذاب کر رکھی ہیں اس نے۔ ساول کی اردو بہت اچھی تھی، وہ اطلاع وغیرہ کے ساتھ کراچی میں کچھ عرصہ رہا تھا۔ کیوں لوگ اس کے خلاف بولتے نہیں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ نہ سائیں، اس کے آگے بول کر اپنی شامت بلانی ہے کیا؟ وہ تو ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ ہمارے گوٹھ والے اس کے ظلم کے بھی فریاد نہیں کرتے۔ ویسے بھی سائیں جو پڑھے لکھے اور امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو سب ہی یہاں سے کراچی حیدرآباد چلے گئے، باقی غریب لوگ رہ گئے ہیں، وہ کیا احتجاج کریں گے؟ ساول بہت افسردہ اور مایوس سا تھا۔ سندھ میں وڈیرا شاہی کے مظالم اور لوگوں پر حاکمیت کے گھٹیا اور غیر انسانی رویوں کے بارے میں اس نے بہت کچھ سنا رکھا تھا۔ اگلے روز اس نے خالد کی ماں کو شہر کے اسپتال میں دکھایا۔ اس کے دونوں گردے ختم ہو گئے تھے، اور وہ اب تقریباً زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ صاف پانی کی کمی اور ریتیلی ہوا میں اتنے سا رہنے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے تھے، یا پھر پتھری یہ پیدا ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر شفیق سے خالد کی ماں کے حوالے سے تفصیل بات ہوئی، اور جس توجہ اور ہمدردی سے تھر کے اس چھوٹے شہر میں وہ مریضوں کو دیکھ رہے تھے، وہ حقیقتاً ان کے جذبے سے متاثر ہوا تھا۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ صاف اور میٹھے پانی کی فراہمی کا نہ ہونا ہے۔ یہاں بہت کم میٹھے پانی کے کنویں ہیں، جو ہیں وہ بہت دور کے علاقوں میں۔ پانی کی کمیابی کی وجہ سے یہ لوگ کم پانی پیتے ہیں، اور نتیجتاً بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ زویلا کو اگر صحیح گائیڈ کیا جاتا اور یہ صورتحال
सूरत-हाल को अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को बताकर काफ़ी हेल्प कर सकती है यहाँ के लोगों की। डॉक्टर शफ़ीक से गुफ्तगू के बाद उसने फ़ैसला किया था जो कुछ भी बन पड़ा उन लोगों के लिए ज़रूर करेगा। यार इस जगह को तो बहुत कीड़े-मकोड़े हैं, आधे घंटे में वो 2 साँप और न जाने कितने बिच्छू देख चुका हूँ। कहीं ये सब मिलकर हमारा ही बारबेक्यू ना बना दे। राफे दोनों पाँव को कुर्सी पर समेटे बैठा था। वो दोनों हंस रहे थे। थर की सराही इलाके में बारबेक्यू का आइडिया भी तो उसी का था। सुबह खासी तादाद में तीतर और बटेर के हाथ लगे थे। सांवल को कोयले दहकाए उस शिकारी गोश्त को भून रहा था। चांदनी में खामोश सहरा और रेत के जर्रों की चमक, दूर दूर तक फैली हुई कांटेदार झाड़ियाँ जिनके कांटों की नोकीन चांदनी से चमक रही थी। अल्लाह के कायनात कितनी हसीन, कितनी बेद बरी है। तलहा आसमान पर बिखरे इन अनगिनत चमचमाते सितारों को देखकर कह रहा था शहर में इतने सितारे नजर आना नामुमकिन था। हाँ यार, कहीं बुलंद और बाला पहाड़, संगलाग चट्टानें, और कहीं सरसब्ज और शादाब मैदान, और कहीं ये रेत थर की ये सहराज चांदनी। देखो कितनी खूबसूरत रोशनी, और डायरेक्ट बगैर किसी बुलंद और बाला इमारत की रुकावट की शहरों में ऐसे हसीन नज़ारे कहाँ। और सावल कितनी देर है और अभी, और भाई यार अब तो बर्दाश्त भी ख़त्म होती जा रही है। राफे ने उनकी बातों की नज़रअंदाज करते हुए सावल से पूछा, बस सही आ गया, थोड़ा सब्र, 5 मिनट। सावल ने वहीं से आवाज़ लगाई थी, पिछले 1 घंटे से 5 मिनट की रट लगा रखी है, ना जाने कितने 5 मिनट गुजर गए। राफे को लगता था भूख बहुत लगी हुई है, भूख बहुत लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद सावल बने हुए तितर और बटेर ले आया था। वो सब कुछ चट कर गए थे। वैसे ये सावल का हर फन मौला है, हर काम में माहिर। राफे ने भी उसकी तारीफ की। दोपहर को इसने राफे की शर्ट के बटन दोबारा टांगे थे मजबूती से। हाँ, हमारे साथ कराची में रहता था तो सारे काम खुद करने की कोशिश करता है, उसे सीखने का बहुत शौक है। तलहा बात करते करते रुक कर अचानक सामने आने वाली जीप को देखने लगा था। उस वक़्त यहाँ कौन आ सकता है। वो दोनों भी चौंके। सलाम साईं। जीप से दो हट्टे कट्टे स्याह रंगत वाले गन में मैन उतरे थे। वालेकुम सलाम। हाँ बाबा बोलो, खैर है ना। कि तलहा उन लोगों से उन्हीं के अंदाज में बात करता, साईं हमारे लोगों गांव से एक छोड़ी भाग गई है, वो इसी तरफ को दौड़ी थी, हम इसे ढूंढ रहे हैं। आपने तो इस किसी छोरी को इधर नहीं देखा। तलहा ने आबरू अचकाते हुए उन्हीं सर से पाँव तक घूरा था। वडेरा शाहनवाज के गांव से नारी भाग गई। उसके लहजे में तमस्कर भी था और हैरत भी। साईं आप इजाज़त दें तो आपका खेमा देख लें। उसने उनसे कुछ फासले पर कायम खेमे की तरफ इशारा किया था। सज्जल तलहा शेर की तरह दहाड़ा था। उन दोनों के साथ साथ उन दोनों के भी लम्हा भर को दिल तो रुक गए थे। इस कदर घसीला ये बारब अंदाज तो जानता है क्या कह रहा है। तू हमारी तलाशी लेगा। तेरी इतनी जुर्रत। उसकी आंखों और लहजे से आग निकलने लगी थी। साईं माफ़ कर दे साईं, गलती हो गई। वो छोरी वो साईं वडेरा बहुत गुस्से में है। हमने छोरी को ना ढूंढा तो हमें जान से मार देगा। साईं माफ़ी। दोनों ने ही हाथ बांधे गिड़गिड़ाते हुए झुके जा रहे थे। ठीक है जाओ, सुनो वडेरे को कहना है मेरी तरफ से ऐसी छोरियों के हाथ ना रखा करो जो भाग जाती हूँ, समझे। उसका लहजा हद दर्जा मानी तेज था। जी साईं जी। दोनों उल्टे पांव भाग गए थे और सामा तलहा को देखते हुए सोच रहा था कि ये बदबक हवास एक कदरों वैल में 100 फीट वेल एजुकेटेड है। इसकी रगों में भी तो वडेरों का खून है, और ये हाकमियत कहीं ना कहीं ज़रूर उभर कर सामने आती है, जैसे अभी। यार तलहा वैसे इस वडेरा शाहनवाज के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना है। इससे लगाम क्यों नहीं डालते तुम लोग, इतना जालिम, खुली जारियत। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसने अपनी निजी जेल भी बना रखी है, और वो तो इंतहाई बदकार सोदखार खोर जालिम है, मगर आज तक उस पर हाथ इसलिए नहीं डाला गया। वो हकाम बाला मुंह बंद करना अच्छी तरह जानता है। गोटों से उठाई जाने वाली नौजवान लड़कियां बड़े शहरों में बड़े बड़े अफसरान को भिजवाई जाती हैं। इससे भी बढ़कर जो उसके मुतल्लिक है मैं जानता हूँ, मगर मेरे पास सबूत नहीं है। इसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। तलहा उसकी बात काट दी थी, और अब उसकी बात उसे दुख से दो चार कर दिया था। हद हो गई यार, दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई और यहाँ गुलामी, जबर, ज़ुल्म, हकमियत और हज़ारों बरस पुराना निज़ाम है। ये इन लोगों की असल बस राफिया की सच्ची बातों ने उन्हें भी कपकपा दिया था। कम
कमन यार, तुम इस कदर टची हो रहे हो। ये एक तो मैं सुधरने वाला मामला नहीं है, और फिर वो है ना ऊपर वाला जालिम जुल्म और जालिम की रस्सी दराज करता जाता है और फिर एकदम ही झटका देता है। हम मायूस तो नहीं हैं। राफी को इंतहाई जज्बाती देखकर तलहा ने उसे तसल्ली दी थी। वो फीकी से हंस कर सर हिला गया था। यार मुझे तो नींद आ रही है, इस कदर खालिया हिलने से भी मासूर हो गया हूँ। मैं ज़रा अपना सिगरेट गैस उठा लाऊं, फिर चलते हैं वापस। उसामा ने माहौल की तनाव को कम करने के लिए ज़ोरदार जमाई लेते हुए मौजू बदल दिया था। वापस कहाँ प्यारे, तुम्हारा आइडिया था सहरा में रात गुजारना, बहुत फैंसी है। अब तो सुबह को ही वापस होगी रात, जो अब सिर्फ चंद घंटे की ही तो रह गई है। इसी रेत पर गुजरेगी। राफे ने मजे से टांगे फैलाते हुए कहा। नहीं यार, यहाँ तो बिच्छू। अरे मारो मारो। बात करते पड़ते उसामा एकदम ही उछल पड़ा था। उसके पाँव में थोड़ी सी दूर बाशरत पर लंबा सहराई बिच्छू चल रहा था। ओफो यार, इतना क्यों डरे हो? ये तो प्यारा सा नन्हा मुन्ना जानवर तुम्हारा खुशियों में शरीक होने वाला आया है। इसे भी सहरा की फैंसी इम्प्रेस कर देती है ना। तलहा की के मायने खेस मुस्कुराहट पर उसका दिल चाहा उसे नन्हे मुन्ने जानों को उठा कर उस पर फेंक दे। तेरी तो ऐसी की तैसी। उसामा ने अपने भारी बोट के एड़ी उसे मसल डाला था। अरे यार होश में आओ, सकता ख़त्म कर डरपोक बंदे, वो मर गया है। तलहा ने गहरे गहरे सांस लेते राफे को कंधा हिला कर कहा था। वो कानों को हाथ लगाने लगा। ओह गॉड यार, ये इतना जहरीला बिच्छू काट जाता तो उफ। वो बात मुकम्मल किए बगैर ही झिरझिरी लेकर रह गया और तलहा ने बहुत ही अफसोस से उसके खौफ को देखा था। मैं आया यार खाने के बाद। उसे सिगरेट की तलब शिद्दत से होती थी। आरसी लगाए गए खेमे में उन्होंने तमाम सामान रखा था। बैग से सिगरेट का पैकेट निकाल कर जूं ही वो मुड़ा तो बुरी तरह ठिठक कर आएगा। लड़की, ये कौन है? यहाँ कहाँ? और इस वक्त लम्हा भर में इन गिनत सवालात उसके जहन में गूंज गए थे। वो सकड़ी सिमटी दुबली पतली सी लड़की खौफजदा और परेशान आने वाले लम्हा से कपाती हुई यूं उसे देख रही थी जैसे अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। वो चंद कदम आगे बढ़ाया, खौफ की गठहरी मजीद सिमट गई थी। कौन हो तुम? हैरत की जगह अब उलझन और तजस्सुस ने ले ली थी। साईं, मैं वो वडेरा शाहनवाज। साईं, मेरे को बचाओ। दोनों हाथ बांधे वो दुबली पतली कमजोर ने ढाल सी खौफ की गठहरी उसके कदमों मैं झुकी रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। सामा ने जल्दी से पाँव पीछे कर लिए। तमाम सूरत हाल जहन में आ गई थी। ओह गॉड, ये लड़की, मैं क्या करूँ? तरह का बताऊँ माँ? वो हाँ, वही उसका हल निकाल लेगा, मगर नहीं। उसके उठते वह कदम यह एकदम रुका था। दिमाग में जैसे अलार्म सा बजा था। तन्हा भी तो वडेरा ही है ना? कहीं वो इस लड़की को वापस नहीं नहीं ये जुल्म होगा। हाँ, ये इस मासूम पर जुल्म होगा। फिर क्या करूँ? उसने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालकर निकाल लिए। शदीद इसराब, बेचैनी, फौरी फैसला, मगर क्या? असामा यार, बाहर आ जाओ। क्या सो गए हो अंदर ही? तलहा की आवाज़ ने उसे जैसे इसराब के भंवर से एकदम ही निकाल दिया था। उसने चौंक कर सर झुटका। सुनो, खामोशी से यहाँ बैठी रहो। तुम यहाँ बाहर बिल्कुल महफूज हो। डरना बिल्कुल नहीं। सुबह जहाँ जहाँ तुम कहोगी तुम्हें छोड़ देंगे, उसने सहमी हुई लड़की से कहा और बाहर निकल गया। क्या यार, किधर रह गए थे? राफे ने भी इस्तफसार किया तो मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं भाई, लाइटर नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया सावल ने। मैंने बैग में ही रखा था। उसे फौरी बहाना यही सूझा था। कमाल है भाई, ये इतना बड़ा आग का अलाव और ये लाइटर ढूंढ रहा था। अबे ज़्यादा मॉडर्न ना बन। देसी तरीके, एक कोयले से सिगरेट सुलगा लो। तलहा की बात पर वो दोनों दोनों ही हंस पड़े थे। फिर वो तीनों ही बहुत देर तक बातें करते रहे, एक दूसरे के बचपन की पढ़ाई, जॉब और मोहब्बत के मुतालिक। इन तीनों के नज़रियात कतई दिखे मुख्तलिफ थी। यार, जिससे मोहब्बत करूँगा उसी से शादी। बस मेरा तो दो टोक फैसला है। चलो, काम ही मुकिया। उसने तो इसने तो मकाया। इसने तो सामा ने फलक शगाफ कह लगाते हुए कहा। मोहब्बत मेरे नज़दीक बहुत मुकद्दस, बहुत पाकीज़ा, अनोखा और सच्चा जज्बा है। लाफानी मोहब्बत करने वाला वो सरता बदल जाता है। वो नरम दिल, हसास, साबिर, दरगुजार करना सीख जाता है। मगर एक बात ज़रूर, अगरचा मुझे मोहब्बत के लाफानी जज्बे की सदाकत पर पूरा यकीन है, उसके बावजूद कम अज़ कम मैं ये ज़रूर चाहूँगा जिससे मोहब्बत करूँ वो मेयार पर पूरा उतरता हो, मेरे मेयार पर।
دھت تیرے کی محبت میں بھی وڈیرا شاہی جا یار، وڈیرا شاہی جا یار، بس ختم کرو سارا فلسفہ، ساری تازگی، ساری دلکشی، دل کے محبت کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا تو نے۔ اسامہ کو اس کے خیالات پر افسوس ہوا تھا۔ اپنی انا کو تو تم کچھ بھی کہو، ان میں افسانوی باتوں پر قطعاً یقین نہیں رکھتا تھا، بلکہ اکثر تو پڑھ کر ہنستا ہوں کہ ایک بہت امیر، پڑھے لکھے، خوبصورت بندے نے ایک ان پڑھ، غریب مگر مظلوم لڑکی سے محبت کی۔ بھلا اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ جوتے، اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ اسٹیٹس کے ساتھ بکریاں چرانے والی میلی کچیلی گندے بالوں سمیت گالیاں دیتی محترمہ کسی کو اسیر کر سکتی ہے؟ ناممکن۔ کوئی ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، کوئی اسے اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے، تب ہی محبت ہوتی ہے نا۔ اور اٹریکشن ہمیں خوبصورتی اور بہتر چیز میں نظر آتی ہے۔ محبت کی ساری آنکھ ہوتی تو میں تمہارا فلسفہ مان بھی لیتا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ ہوتے وقت نہ میلا کپڑا، اعلیٰ جوتا، اعلیٰ گاڑی، اعلیٰ اسٹیٹس کو دیکھتی ہے، نہ ہی ظاہری حسن کو۔ بعض اوقات اب بہت ہی معمولی لوگوں کی بہت ہی معمولی سی کوئی چیز، کوئی ادا اچھی لگ جاتی ہے اور ہم ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے والوں کا فرق ہے جان من، ورنہ خوبصورتی تو ریت کی اس معمولی ذرے میں بھی موجود ہے۔ یار تم بزنس مین ہو اور باتیں اس قدر شاعرانہ رومانٹک کرتے ہو۔ رافع حیرت زدہ سا تھا، جبکہ طلحہ کو تو معلوم تھا اس کے ادبی لگاؤ کے متعلق۔ بزنس مین دل نہیں رکھتے، جذبات نہیں ہوتے، ان کے احساس نہیں ہوتے۔ یہ خواہ مخواہ کا غلط تاثر لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ کاروباری شہسوارات صرف کاروباری ہوتے ہیں، محض مشین یا 2 اور 2 4 کرنے والے کمپیوٹرز۔ مان گئے یار، مان گئے۔ بہرحال اٹھو، اب سورج نکلنے والا ہے، نیند بھی زبردست آ رہی ہے، اب چلیں صحرا میں رات گزارنے کی۔ تمہاری خواہش پوری ہوئی؟ طلحہ زبردست چبائیاں لے رہا تھا۔ طلحہ کی بات پر اس کا دھیان فوراً اندر موجود لڑکی کی طرف گیا تھا۔ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ طلحہ کو اب بتا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سوچ میں گم تھا۔ دونوں نے بغور سے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ یار اسامہ، یہ تم بار بار کہاں غائب ہو جاتے کہاں تم؟ طلحہ کے ساتھ بہت بے تکلفی تھی۔ جب ہی تو اس نے معنی خیزی سے اس کا سر تھام کر زارداری سے پوچھا تھا، کم آن یار، میرا دل و ذہن تم لوگوں کے ساتھ ہی ہے، گیٹ ریڈی، لیٹس گو۔ وہ مذاق میں بات ٹال گیا تھا، حالانکہ یہ حقیقت تھی۔ کتنی ہی دفعہ اس کے ذہن میں اندر موجود لڑکے کا خیال آیا تھا اور آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچ کر وہ خالصاً الجھا ہوا تھا۔ وہاں سامان سمیٹ لو، اس نے انگوٹھے ڈولتے ہوئے ساول کو ہدایت کی، اور سامہ ایک ٹک ساول کو خیمے میں جاتے دیکھ رہا تھا۔ ابھی سب کو اس کی موجودگی کا علم ہو جائے گا اور پھر طلحہ بہت مائنڈ کرے گا۔ میں نے اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کی دوستی پر شک کیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں چھپایا؟ اب تو مکر جاؤں کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی تھی، مگر وہ لڑکی، وہ تو سارا بھانڈا پھوڑ دے گی، بہت بیوقوفی ہوئی، مت ہی ماری گئی تھی۔ اب کیا کہوں گا اب ان لوگوں سے؟ 1 منٹ میں ہزاروں سوالات جوابات اس کے ذہن میں ابھرے تھے۔ حقیقتاً وہ اب بہت پچھتا رہا تھا۔ سائیں اندر آئے۔ ساول کی آواز پر زیر و بم اور لہجے کی گھبراہٹ سے ظاہر تھا کہ اس کی موجودگی کا علم ہو چکا ہے۔ وہ طلحہ کو بلا رہا تھا۔ چونک تو وہ بھی گئے تھے، پھر تینوں ہی آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ ہنوز رات والی پوزیشن میں تھی۔ سہمی نظروں میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ طلحہ اور رافع چونکے تھے۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی اور یہاں ہمارے؟ رافع کے بے ترپے سوال اس کی ذہنی کیفیت کے گھماس تھے۔ طلحہ البتہ نہایت سنجیدگی سے اسے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس لڑکی نے بے حد چونک کر اس سوال کرنے والے کو دیکھا۔ جو بندہ رات کو اس بے پناہ دے چکا تھا، وہی سب کے سامنے پوچھ رہا تھا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ بولو کون ہو تم؟ وہ قطعی اجنبی بنا ہوا تھا۔ طلحہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید پوچھنے سے روکا۔ وہ پھر مقامی زبان میں اس سے سوال جواب کرنے لگا۔ تھوڑی بہت یہ بولی تو اسے بھی آتی تھی۔ لڑکی نے وہی بتایا جو رات کو اسے بتا چکی تھی۔ شکر ہے، خاصی عقل مند ہے۔ اس نے اس کے تمام گفتگو میں اس کا نام نہیں لیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ رافع نے تفصیل پوچھی۔ طلحہ نے اسے بتانے لگا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ خاموشی نظریں جھکائے زمین کو گھور رہی تھی۔ پھر اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو خاصا پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم نے انہیں انکار کر دیا تھا، اب جب انہیں پتہ چلے گا تو؟ رافع نے تمام بات سن کر فکر مندی سے کہا، صرف پیچیدہ نہیں، بہت ہی پیچیدہ۔ ہماری وڈیرے شاہنواز سے ویسی ہی دشمنی چل رہی ہے۔ وہ سمجھے گا ہم نے جان بوجھ کر اس کے ہاں سے بھاگی ہوئی لڑکی پر کو پناہ دی اور جھوٹ بول دیا۔ پھر کیا حل ہو سکتا ہے؟ طلحہ نے بے چینی سے پوچھا۔
हाँ, 2 हल हैं। पहला आसान और सही हल ये है कि इसे वापस वडेरा शाहनवाज़ को भेज दिया जाए। उस इस तरह ना सिर्फ़ हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी ख़त्म होगी बल्कि ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएँगे। और दूसरा हल क्या, राफ़े ने उसकी दिल की बात को ज़ुबान दी थी, उसकी तो ये सुनकर जिस्म में ही करंट सा दौड़ गया था। तो क्या मेरा ख़्याल तलहा के बारे में सही था? दूसरा हल मुश्किल मुसीबत सर मोल लेने वाला है। उसे अपने पास रखना गोया आग को हवा देना है। तो क्या तुम इससे उसे उस ज़ालिम वहशी वडेरे के हवाले कर दोगे ताकि वो उसकी गुस्से और जज़्बात की शिद्दत से वो बात में मुकम्मल नहीं कर सका था। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो तलहा को क्या समझता था और वो क्या निकला था। तलहा ने चौंक कर उसकी कैफियत को बगौर देखा। मेरे दोस्त, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं नवाज़ जन्नो ख़ानदान का हूँ, जहाँ पनाह के लिए आने वाले जानवर की खातिर दुश्मन से खून रेस जंग तो लड़ी जा सकती है, मगर पनाही को लौटाया नहीं जाता। इस छोड़ी ने मुझसे पनाह मांगी है और अब इस को वडेरा शाहनवाज़ को लौटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ख्वाह जंग हो या दुश्मनी। तन्हा का लहजा बहुत पुरसकून, ठंडा और बाज़म था और सांबा के उबलते खून में जैसे बर्फ़ आ गिरी थी। उसने इत्मीनान भरा सांस लेकर तन्हा के कंधे पर हाथ रखा। कितना गलत सोचा उसने। सॉरी यार, मैंने तुम्हें जज़्बात में ना जाने क्या-क्या कह दिया। दरअसल वो हकीकतन बेहद शर्मिंदा था। ओके, होता है, ऐसे मामले में बंदा यूँ ही हसास हो जाता है और होना भी चाहिए। इसी से तो पता है चलता है कि इंसानियत अभी ज़िंदा है। तलहा ने उसकी बात काट कर उससे कुछ भी मज़ीद बोलने शर्मिंदा होने से बचा लिया था। वडेरा शाहनवाज़ के कुत्ते इस वक्त तक चैन से नहीं बैठते जब तक कि मतलूबा शिकार ना मिल जाए, और हमसे बरामदगी बहुत से मसाइल खड़े करेगी। मुझे अपनी परवाह नहीं, इस लड़की को नुकसान पहुंच सकता है। वो तीनों अब जीप के करीब खड़े मसले का हल सोच रहे थे। तलहा की बात में वजन था। फिर उसे कहाँ छोड़ा जाए? उसामा की उसकी बात समझ गया था। वो यहाँ के तमाम रसूम कानून कायदे जानता था। उसे मालूम था उससे केसों में चढ़ के क्या फैसला है। पर मैंने फैसला किया है कि मैं यहीं ठहरूंगा। तुम दोनों वापस शहर चले जाओगे। इस लड़की को तुम साथ ले जाओ, हमारे यहाँ छोड़ देना। बाबा जान को तमाम बात बता देना। मगर तुम यहाँ रुक क्यों? राफे ने उलझ कर पूछा था। क्योंकि मेरा फ़ौरन वापस आना शक की नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि कल मुझे यहाँ कुछ बड़े अहम लोगों से मिलना भी है। तुम दोनों तो मेहमान हो जा सकते हो। ही इज़ राइट राफ़े। वैसे अगर तुम कहो तो मैं इस लड़की को अपने घर ले जाता हूँ। आई मीन ज़ोयरा के पास। तो तुम तो जानते हो वो सोशल वर्कर है। उसे अपनी उन वडेरों के दुश्मनों का अंदाज़ा था। बरसों चलने वाली पताल तक से भी अभी तक अपने दुश्मनों को निकाल देते थे, अगरचा वो लोग कोई कमज़ोर या कम तर न थे। वडेरा शाहनवाज से उसके जो वो इसकी लड़की की हिफाजत की ज़मानत पर हर कीमत पर चाहता था। हूँ ठीक है, तुम्हारा घर या मेरा घर कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, अब तो फ़ौरन चलने की फ़िक्र करो। ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। सावल, तुम लोगों का सामान लेकर आ जा आ जाएगा। तुम यहाँ से वहीं रवाना हो जाओ। कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके नज़दीक तुम रात से जा चुकी हो। तलहा की बात पर दोनों ने सर हिला दिया और फिर आधे घंटे बाद ही वो तलहा को खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से निकल गए। फिर भरपूर तसल्ली के साथ रुखसत की थी और उसकी बातों के बाद वो खासी मुतमिन भी लगती थी, वरना उन लोगों के साथ जाने का सुनकर तो बेइंतहा घबराई परेशान लग रही थी। रोना अलग शुरू था। अब यार, पानी तो रख लिया था, कहीं रास्ते में वो हद दर्जा वहमी था। अपनी ज़ात के मुतालिक तो बहुत ही हसास, ये ना हो वो ना हो, उसी में उलझा रहता था। तरह के मजाक पर उसको नसीहतों के बावजूद अगर नहाना चाहोगे तो नहा भी लेना। उससे ज़्यादा वो उससे क्या मुतमिन करता। ये जो तुम नागहानी हमदर्दी की पोटली उठाकर चल पड़े हो, तो अगर किसी ने रास्ते में चेक कर लिया, ये हुलियत दो मील से पहचाना जा सकता है। मर्दाना देना इसका जी चाहा, मरवा न देना उसका जी चाहा सर पीट ले। कुछ नहीं होता राफे, और प्लीज़ अब खामोश हो जाओ। वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन मेरे पास पिस्तौल है, सो डोंट वरी। उस बंदे की तसल्ली करना बेहद मुश्किल था, मगर इसकी बात से शायद वो वाकई मुतमिन हो गया था कि दोबारा इसी वास्ते के पर नहीं बोला, उससे मौजू पर नहीं बोला था। बातें करते हुए उसने 2-3 बार मुड़ कर उसे देखा था। गर्दन थक गई होगी। इतना लंबा सफ़र, और ये कब तक रुकू में बैठी रहेगी।
हम ठीक होकर बैठे हैं, आप ठीक होकर बैठे इज़ी, आराम से, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं, आप हमारी ज़िम्मेदारी हैं, अब आराम से बैठें। उसके अल्फाज़ ने ख़ासा असर किया था, रुकू की हालत से वो कुछ सीधी हो बैठी थी, वो जी पा रही। राफ़े ने उसकी तवज्जो दूर उठी धूल की तरफ मबज़ूल कराई, वो भी चौंका, उस जगह जीप, कहीं वडेरा शाहनवाज़ के बंदे ना हों। तो ये था आज के नॉवल का फर्स्ट पार्ट। कैसा लगा आप सबको ये नॉवल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। आपसे मुलाकात होगी कल इस नॉवल की सेकंड पार्ट से, वो होगा इसका लास्ट पार्ट। अल्लाह हाफिज़।